विश्व इतिहास के दूसरे प्रश्न की चर्चा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और प्रश्न है, महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की एक महान भूल थी, वर्णन करें। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है और इसका उत्तर भी बड़ा सरल है। तो सबसे पहले तो इसका उत्तर जो है, इसमें एक परिचय लिखेंगे, है ना, और परिचय के बाद एक मुख्य भाग होगा प्रश्न का, मुख्य भाग, और अंत में आप क्या लिख देंगे, निष्कर्ष। जैसा कि मैं बताता हूं कि निष्कर्ष को हमेशा इतिहास में जो बाद की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे जोड़ के लिखे जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो सिंपल सा परिचय है। परिचय में आप क्या लिखोगे, है ना, नेपोलियन के बारे में एक 2 लाइन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, है ना, यूरोप का एक महान शासक, है ना, और 1804-5 से लेकर 1814-15 का काल यूरोप में ये नेपोलियन के युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब भी है कि नेपोलियन ने अनेक ऐसे परिवर्तन कर दिए जो भविष्य में आने वाली यूरोप की तमाम घटनाओं को, है ना, प्रभावित करती रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे आप एक छोटा सा परिचय लिखेंगे और इसके मुख्य भाग में आप सबसे पहले ये बता देंगे, हाँ, यहाँ पे परिचय में एक और पंक्ति आप बढ़ा देंगे और वो है कि महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है, क्या है ये बता सकते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, नेपोलियन ने की थी। ठीक है, और किसके विरुद्ध की गई थी, तो ये की गई थी ब्रिटेन के विरुद्ध। ये हमने परिचय में बता दिया नेपोलियन के बारे में, महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में, नेपोलियन के बारे में 30 से 35 शब्द में हम इन बातों का उल्लेख करेंगे। इसके बाद मुख्य भाग में हमें ये बताना है कि महाद्वीपीय व्यवस्था के इम्प्लीमेंटेशन में या इसका अनुपालन करवाने में, क्रियान्वयन करवाने में किस तरह की समस्याएं पैदा हुई, कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई, इसके बारे में बता देंगे। और इन समस्याओं ने किस प्रकार नेपोलियन के विरुद्ध एक जनमत तैयार किया या राज्यों के एक समूह को तैयार कर दिया जिन्होंने इन कठिनाइयों का सामना किया महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण। तो कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इन आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया और उनकी जो भावना थी वो नेपोलियन के खिलाफ हो गई, यहां तक कि आम जनता की भावना भी नेपोलियन के खिलाफ चली गई, है ना। और जिसका परिणाम क्या रहा, है ना, कि नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट बन गया। तो नेपोलियन को महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करने से जो उद्देश्य निर्धारित थे वो तो नहीं प्राप्त हुए, उल्टा इससे इसको क्या हो गया, इससे इसको गंभीर नुकसान पहुंच गया जिसने इसके पतन का मार्ग सुनिश्चित कर दिया। तो यही बताना है। तो फॉर्मेट कम या अधिक कुछ ऐसा ही रहेगा। अब इसके उत्तर के मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे क्या है और कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो याद रखिए, सबसे पहले याद रखिए कि जब भी आप महाद्वीपीय व्यवस्था करते हैं, महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं, तो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या था, ये एक दिस वाज सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉकेट था, आर्थिक गतिरोध की एक व्यवस्था थी, आर्थिक गतिरोध या आर्थिक गतिरोध की एक व्यवस्था थी, आर्थिक गतिरोध। और ये आर्थिक गतिरोध क्यों था और किसके विरुद्ध था, तो आर्थिक गतिरोध जो था वो फ्रांस और ब्रिटेन के विरुद्ध था। क्यों फ्रांस और ब्रिटेन के विरुद्ध था, समझिए इस बात को। मैंने कहा कि 1804-5 से लेकर 1814-15 तक का जो समय है ये नेपोलियन का युग के नाम से जाना जा रहा है। और इस नेपोलियन के युग में, है ना, नेपोलियन ने फ्रांस में तमाम ऐसे परिवर्तन किए। नेपोलियन पूरे यूरोप में सबसे शक्तिशाली शासक बन के उभरता है और नेपोलियन की तूती बोलती है पूरे यूरोप में। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो एक विशेष नीति का पालन कर रहा है, जिससे हम शानदार अलगाव की नीति कर रहे हैं। ब्रिटेन का जो सबसे ज्यादा फोकस है, मुख्य ध्यान है, वो है व्यापार वाणिज्य पे, है ना। और ब्रिटेन के सैकड़ों उपनिवेश थे पूरी दुनिया में, और हम जानते हैं कि हम नेपोलियन की बात कर रहे हैं तो ये फेज है। और ब्रिटेन में 1760 के दशक से यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कारण ब्रिटेन जो है आर्थिक संबंधों में विश्व के दूसरे देशों के साथ एक बेहतर जुड़ाव स्थापित कर चुका है। और विश्व के अनेक ऐसे देश हैं, यूरोप के अनेक ऐसे देश हैं, विश्व के अलग अलग हिस्सों में तो उपनिवेश ही हैं ब्रिटेन के, यूरोप के भी बहुत सारे देश एक तरह से एक अंतर संबंध स्थापित कर चुके हैं ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटेन पे निर्भर हैं बहुत सारी चीजों के लिए, है ना।
ब्रिटेन में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की विधि है, वो औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल है। और औद्योगिक उत्पादन से जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो बड़ी संख्या में होता है और कम मूल्य पे होता है। तो पूरे यूरोप में चीपर गुड्स का एक सोर्स बन चुका था ब्रिटेन, सस्ती वस्तुओं का एक केंद्र बन चुका था ब्रिटेन, जो पूरे यूरोप में सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराता था। तो एक व्यापारिक और आर्थिक अंतर संबंध पूरे यूरोप में बन चुका था, और पूरे यूरोप में कोई भी ऐसा देश नहीं था जहां पे ब्रिटेन की वस्तुओं की मांग नहीं थी या ब्रिटेन के लोग उन वस्तुओं की मांग पे निर्भर थे नहीं, है ना। तो मैंने कहा था आर्थिक सर्वोच्चता ब्रिटेन की थी। फ्रांस ने सभी चुनौतियों का तो सामना कर दिया, लेकिन फ्रांस का जो सपना था वो नंबर 1 बनने का था। और फ्रांस के इस सपना को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी थी? ब्रिटेन की थी। तो इस बाधा को कैसे पूरा किया जाए? तो नेपोलियन इस बात को बेहतर ढंग से समझता था कि अगर युद्ध सैन्य हो, थल सेना की लड़ाई हो, तो वहां पे तो ब्रिटेन पे बढ़त हासिल किया जा सकता है, लेकिन जो नाविक सर्वोच्चता है, नेवल सुप्रीमेसी है, इसके मामले में ब्रिटेन पे सर्वोच्चता हासिल नहीं की जा सकती। ब्रिटेन का जो नेवल पावर था, नाविक शक्ति, वो बहुत ही सर्वोत्कृष्ट थी। तो नेपोलियन ने एक तरीका निकाला, और वो तरीका क्या था कि किसी भी तरह से अंग्रेजों की जो नेवल पावर है, नेवल पावर है, समुद्री सैन्य शक्ति है, समुद्री सैन्य शक्ति, इस समुद्री सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया जाए, समुद्री सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया जाए। और इस समुद्री सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए कहां चोट करना होगा? तो इकोनॉमिक बैकबोन पे, ठीक है, वहां चोट करना होगा। तो कैसे चोट करें इकोनॉमिक बैकबोन पे? तो डिक्रीज, ऑर्डर्स, आदेश जारी किए नेपोलियन ने। एक फेमस आदेश है जिसे हम बर्लिन आदेश कहते हैं, बर्लिन डिक्री, बर्लिन डिक्री, बर्लिन डिक्री, ये है 1806। और दूसरा है जिसे हम मिलान डिक्री कहते हैं, मिलान डिक्री, ये है 1807। इन डिक्री, इन आदेशों में क्या था? ऑब्वियस है, जब भी आप कोई निर्णय लेते हो, कोई भी शासक, वर्तमान समय की भी हम बात कर रहे हैं, कोई भी शासक जब कोई निर्णय लेता है तो कहीं ना कहीं नैतिक रूप से अपने उन निर्णयों को सही ठहराने की कोशिश करता है, चाहे वो निर्णय सही हो या नहीं हो। लेकिन वो निर्णय सही है या नहीं, ये लंबे समय के बाद स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। तो बर्लिन और मिलान डिक्री में कहीं ना कहीं नेपोलियन ने मैसेज देने की कोशिश की कि स्मगलिंग एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए हम इस नियम को ला रहे हैं, है ना। और बर्लिन डिक्री में ब्रिटेन के जितने जहाज थे उनको बैन कर दिया, यूरोपीय बंदरगाहों का इस्तेमाल करने से ब्रिटेन के सभी जहाजों को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं मिलान डिक्री में क्या कहा गया? मिलान डिक्री में यह कहा गया कि ऐसा कोई भी समुद्री जहाज जो अपनी समुद्री यात्रा के दौरान, ठीक है, समुद्री यात्रा में जो कई सारे पड़ाव होते हैं, और उनमें अगर कोई ऐसा जहाज है जो ब्रिटेन का नहीं है, किसी दूसरे देश का है, तटस्थ देश का है, और उसका स्टॉप, उसका एक स्टॉप अगर ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन का कोई पोर्ट होता है, तो ऐसे जहाजों को भी सीज कर लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये बड़ी ही एक आक्रामक नीति थी, है ना, कि आप ब्रिटेन के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे हो, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी जो आर्थिक क्षमता है उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। और नेपोलियन का मानना था कि अगर हम उसकी आर्थिक गतिविधियों में इस तरह के इंटरप्शंस को ले आएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन सरेंडर करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, इसने ब्रिटेन को कमजोर करने की बजाय यूरोप के अनेक सारे देशों को फ्रांस के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन एक बेहतर निर्यातक बना हुआ था जो सस्ते माल की आपूर्ति करता था यूरोप के विभिन्न देशों में। तो जब अचानक से उन सस्ते मालों का निर्यात रुक गया, मार्केट में डिमांड्स तो थी, तो डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति की मिसमैच के कारण वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो गई और लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। पहली बात तो यही है, यहां तक कि फ्रांस के लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा, और इससे जो आर्थिक संबंध थे ये बाधित हुए। व्यापार, जो ट्रेड वॉल्यूम्स थे, इसमें गिरावट हुआ। तो इससे यूरोप के जो दूसरे देश थे वो नेपोलियन के विरुद्ध खड़े हो गए। यहाँ तक कि यूरोप के जो नागरिक जो नेपोलियन को एक देवता की तरह उस समय पूज रहे थे, उनकी भी सहानुभूति नेपोलियन के प्रति कम होती चली गई, ठीक है, और इसका खामियाजा नेपोलियन को भुगतना पड़ा।
आप जाहिर सी बात है कि जब अचानक से आप महत्वपूर्ण वस्तुओं की सप्लाई को रोक दोगे तो स्मगलिंग बढ़ जाएगी। तो पूरे यूरोप में स्मगलिंग की घटनाएं पहले से ज्यादा बढ़ने लगी और इन कठिनाइयों ने दूसरे देशों को एक समूह बनाने को विवश कर दिया और यह समूह किसके खिलाफ था? नेपोलियन के खिलाफ था, है ना। तो वे दो वो सभी देश कभी नेपोलियन के जो बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब वो किस में बदलने लगे? अब वो नेपोलियन के दुश्मन बदल गए, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, महाद्वीपीय व्यवस्था अंतिम रूप से नेपोलियन के लिए बेहतर साबित होने की बजाय विनाशकारी सिद्ध हो गई, है ना। हाल ऐसा क्यों हुआ? नेपोलियन को अपनी योग्यता पे, अपने इंटेलिजेंस पे, बुद्धिमत्ता पे जरूरत से ज्यादा विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था। और ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। नेपोलियन जब भी कोई योजना बनाता था तो उसमें कोई इफ्स और कोई बट्स नहीं होते थे। वो अपनी योजना को तय करता था और अंतिम रूप से लागू करने के लिए एडमेंट, जिद्दी बना रहता था, ठीक है। तो उसके अंदर एक स्टॉप एंड रिकंसीडर, रुको और पुनर्विचार करो जैसी चीजें नहीं थी। तो ये एक फंडामेंटल एरर था डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में, एक कह सकते हो कि मूलभूत दोष था और इसने नेपोलियन के पतन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट आइडिया था, है ना, जिसको बहुत सोच समझ के नहीं तैयार किया गया था। और नेपोलियन के पतन के अनेक कारण हैं, उन कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आगे भी हम आपके साथ लगातार डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।